नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा और मैं हूं आपके साथ निदा अहमद लेकर के हाजिर है नेशन 89। और आपको बता दें कि इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरें, पूरब से पश्चिम तक की खबरें होंगी, साथ ही साथ हर प्रदेश की खबर होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। तो चारुल, क्या है आज की पहली बड़ी खबर? बिल्कुल, सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक दौरे को लेकर। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी लगातार कर्नाटक दौरे पर हैं। वहीं आज फिर से पीएम मोदी कर्नाटक का दौरा करेंगे और अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा वो कई विकास योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी दावणगेरे में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस साल कर्नाटक का ये 7वां दौरा होगा। पीएम मोदी के लगातार कर्नाटक दौरे का कारण इस साल यहां पर होने वाले विधानसभा चुनाव को माना जा रहा है। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की गई, लेकिन माना जा रहा है कि इसका ऐलान कभी भी हो सकता है और ऐसे में प्रधानमंत्री के इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर पीएम मोदी के कार्यक्रम की बात करें तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले सुबह बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और यहां से वो श्री मधुसूदन साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन करके चिक्काबल्लापुर जाएंगे और इसके बाद वो फिर से दोपहर में बेंगलुरु वापस जाएंगे और वहां पर व्हाइट फील्ड मेट्रो लाइन का उद्घाटन करेंगे। अभी तक के इस रूट पर मेट्रो से उनकी यात्रा का भी प्लान है। मेट्रो का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी दावणगेरे में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के बाद प्रधानमंत्री शिवमोगा हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। और अगली खबर भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने एरिक को लेकर के है। आपको बता दें कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने वॉशिंगटन में आयोजित शपथ समारोह में लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक को भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में आधिकारिक रूप से शपथ दिलाई। अमेरिकी सीनेट ने इस महीने की शुरुआत में भारत में अमेरिका के अगले राजदूत के रूप में गारसेटी के नामांकन की पुष्टि कर दी थी और इससे भारत में 2 साल से अधिक समय से रिक्त पड़े अमेरिकी राजदूत के पद पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया था। वहीं शपथ समारोह के बाद अपनी नई राजनीतिक भूमिका के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैं इस पद पर सेवाएं देने को लेकर उत्सुक हूं। और अब खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहली बार छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं ऐसा भी पहली बार हुआ जब वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में सीआरपीएफ का वार्षिक उत्सव मनाया गया। अमित शाह समेत जिले के दर्जनों बीजेपी नेता सीआरपीएफ की राइजिंग सेरेमनी में शामिल हुए। शाह ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार को लेकर चर्चा भी की। बता दें कि वैसे तो सीआरपीएफ का स्थापना दिवस 19 मार्च को होता है, मगर सुरक्षा कारणों से इसमें करीब 1 हफ्ते की देरी हुई। चुनावी साल में सीआरपीएफ का स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ में मनाए जाने के कई राजनीतिक समीकरण भी बताए जा रहे हैं। बार सीआरपीएफ का स्थापना दिन यहाँ छत्तीसगढ़ में बस्तर के अंदर हम मना रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। उस मौके पर छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंदर वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के अभियान का नेतृत्व करते हुए सीआरपीएफ के 763 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं वो सभी जवानों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवारजनों को बताना चाहता हूं कि आज वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है, विजय के अंतिम पड़ाव पर जो खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। और अगली खबर में भी हम बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जहां पर आज अमित शाह मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में छिंदवाड़ा जिले का दौरा करेंगे और वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ का गढ़ माना जाता है और यहां आदिवासी समुदाय की आबादी करीब 35 से 40% है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि शाह छिंदवाड़ा दौरे की शुरुआत आंचल कुंड दादा दरबार में जाकर करेंगे और आदिवासी समुदाय के पवित्र स्थान पर पूजा अर्चना करेंगे। आंचल कुंड में पूजा करने के बाद शाह पुलिस लाइन में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। अगली खबर कांग्रेस नेता और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी को लेकर है। दरअसल राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की अदालत में दोषी ठहराए जाने के बाद एक दिन बाद ही शुक्रवार को लोकसभा से सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसके बाद पूरे देश भर
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं अब वायनाड से संसदीय जाने के बाद राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी दोपहर 1 बजे कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करेंगे और इससे पहले शुक्रवार को सांसद के रूप में अयोग्यता के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस सोमवार से देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू करेगी। वहीं कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की अयोग्यता पर आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेने के लिए एक समिति बनाने का भी फैसला किया है। और अगली खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लड़ाई राहुल गांधी और कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई देश को एक तानाशाह से बचाने की है। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी। पीएम मोदी भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री में से एक है। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि अब देश की जनता को आगे आकर इसका मुकाबला करना होगा। अगर देश को बचाना है तो 130 करोड़ लोगों को आगे आना होगा और देश को बचाना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी सत्ता में आती है। जिस तरह से लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है, ये सब उससे संबंधित है। अगली खबर कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर है, जहां कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 124 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। वहीं आपको बता दें कि सिद्धरमैया वरुणा से चुनाव लड़ेंगे और डीके शिव कुमार कनकपुरा से मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक का नाम भी है, वो चितापुर से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा एमबी पाटिल को बाबलेश्वर, दिनेश गुंडूराव को गांधीनगर, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल एमएलसी पुतन्ना को राजाजीनगर और पूर्व केंद्रीय मंत्री केएच मुनियप्पा को देवनहल्ली से कांग्रेस का टिकट दिया गया है। बिल्कुल, चलिए और नेशनल नाइट में आपको बता दें खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और अगली खबर जो है वो है उत्तर प्रदेश से, जहां पर आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल 25 मार्च यानी कि आज पूरा कर रही है। 36 साल बाद एक ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सीएम योगी ने दोबारा सरकार बनाने का रिकॉर्ड तो बनाया ही है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय संपूर्णानंद के बाद राज्य में सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान भी बना दिया है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता भी दिखाई है और सरकारी दावे की माने तो संकल्प पत्र के 130 में से 110 वादे या तो पूरे कर दिए गए हैं या फिर अमल के लिए वो निर्णय हो चुका है। आपको बता दें कि वहीं 33,50,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव लाने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन G20 समिट और शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक ने योगी की छवि वैश्विक स्तर की बनाई है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 अरब डॉलर तक ले जाने का रोड मैप भी इसी एक वर्ष में तैयार किया गया है। वहीं योगी सरकार ने इस एक वर्ष में अनेक चुनौतियों का सामना किया है। अगली खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई के सामने पेश होंगे। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली में सुनवाई के मामले को लेकर कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे तेजस्वी यादव को अदालत ने आज सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया। हालांकि इससे पहले तेजस्वी यादव ने 4 बार सीबीआई के सम्मन पर हाजिरी नहीं लगाई और सीबीआई के इस तरह से सम्मन जारी करने के खिलाफ अदालत भी पहुंचे थे। अदालत ने वहां से पूछताछ के लिए तेजस्वी को सीबीआई दफ्तर जाने का निर्देश दिया, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगाकर उन्हें राहत दी। सीबीआई की ओर से कोर्ट को भरोसा दिलाया गया कि वो तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेंगे। इस शर्त पर तेजस्वी यादव ने 25 मार्च यानी आज व्यक्तिगत रूप से सीबीआई के सामने पेश होने का भरोसा दिलाया है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि तेजस्वी यादव को पहले भी समन दिया गया था। मामले में हमारी चार्जशीट लगभग पूरी है। अगली खबर दिल्ली से आपको बता दें कि आज श्रद्धा मर्डर केस मामले में साकेत कोर्ट में सुनवाई होनी है। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब पूनावाला पर आरोप तय किए जा रहे हैं। दक्षिण दिल्ली की साकेत कोर्ट में पुलिस ने अपनी दलीलें पूरी कर ली है और कहा गया है कि आफ्ताब ने सोची समझी साजिश के तहत श्रद्धा की हत्या की। ये भी साफ कहा गया है कि जितने भी अब तक शव के टुकड़े मिले वो श्रद्धा के डीएनए से मैच खाते हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच के 90 दिनों की समाप्ति से पहले आरोप दायर किया और जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के खिलाफ आरोपों को स्थगित करने के लिए नार्को एनालिसिस टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और डीएनए सबूत इकट्ठा किए हैं। अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां पर महाटक सुकेश चंद्रशेखर ने 200 करोड़ के ठगी के मामले की वजह से बॉलीवुड की 2 बड़ी अदाकाराओं के बीच जंग छिड़ गई है।
बीते दिनों पहले एक्ट्रेस नोरा फतेही ने जैकलिन फर्नांडिस पर मानहानि का केस दर्ज किया और ऐसे में नोरा की शिकायत पर अब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई होगी। बता दें कि कनाडाई नागरिक फतेही ने अपनी शिकायत में 15 मीडिया संगठनों को भी आरोप बनाया है। हालांकि नोरा की शिकायत के बाद जैकलिन फर्नांडिस क्या रुख अपनाती हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इससे पहले एक्ट्रेस जैकलिन के वकील प्रशांत पाटिल पहले ही साफ कर चुके हैं कि नोरा को कोई गलतफहमी हुई है। अगली खबर नीरव मोदी को लेकर, जहां आज भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के स्वामित्व वाली फायर स्टार डायमंड इंटरनेशनल के हीरे, सोने और प्लैटिनम के आभूषणों की बिक्री ई नीलामी के जरिए होगी। बताने की नीलाम की जाने वाली वस्तुओं का आरक्षित मूल्य आज घोषित किया जाएगा। नीलाम की जाने वाली वस्तुओं की सूची में आभूषण, डायमंड और स्टोन, अधूरे रूप से तैयार आभूषण, सोना, प्लैटिनम और चांदी शामिल है। बता दें कि नीरव मोदी 2018 की शुरुआत से देश से फरार है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां आज से कोलकाता में बिम्स्टेक की बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि बिम्स्टेक का 2 दिवसीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन कोलकाता में होने जा रहा है, जिसमें जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें कहा गया है कि बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका क्षेत्रीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जो कि भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों का आधार बनेगा। वहीं सम्मेलन को बिम्स्टेक में सभी मौजूदा मुद्दे और चुनौतियों को लेकर डिजाइन किया गया है। कार्यक्रम उन नीतियों का खाका है जिन्हें लागू किया जा सकता है। और खबरों में एक बार फिर से रुक करते हैं दिल्ली का। पंजाब में अशांति फैलाकर फरार हुए भगोड़े खालिस्तानी अमृतपाल की तलाश में अब दिल्ली भी अलर्ट पर है। अमृतपाल को दिल्ली के ISBT बस टर्मिनल पर देखे जाने की खुफिया सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। और वहीं इस खुफिया सूचना पर पंजाब पुलिस भी ISBT बस अड्डे पहुंची और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम के साथ छानबीन की। पुलिस को अमृतपाल के साधु के भेष में दिल्ली आने की सूचना मिली थी। हालांकि पुलिस को अमृतपाल या उसके सहयोगी का कोई भी सुराग नहीं मिला। यह भी क्लियर नहीं हुआ कि दोनों दिल्ली आए थे या फिर नहीं आए थे। छानबीन करने के बाद पंजाब पुलिस फिलहाल CCTV फुटेज का डाटा लेकर लौट गई है। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां पंजाब में मचे बवाल के बाद से फरार चल रहे खालिस्तान हिमायती अमृतपाल सिंह को लेकर अलर्ट है। अमृतपाल के उत्तराखंड में होने की सूचना को लेकर हरिद्वार पुलिस चौकन्ना है। पंजाब हरियाणा से होते हुए सहारनपुर UP से जिले में एंट्री करने के अंदेशे के मद्देनजर हरिद्वार SSP अजय सिंह ने जिले में खुफिया तंत्र को पूरी तरह से चौकस रहने का निर्देश दिया है। हरिद्वार से लगते बॉर्डर लगातार चेकिंग करने की हिदायत दी गई है। पंजाब हरियाणा से बड़ी संख्या में लोग रोजाना हरिद्वार आना जाना करते हैं, लिहाजा पुलिस को अमृतपाल के हरिद्वार में भी होने का अंदेशा है और इसीलिए पुलिस चौकसी बरत रही है। पुलिस ने लोगों से अपील भी की है कि अगर किसी को अमृतपाल की कोई सूचना मिले तो पुलिस को इत्तलाह किया जाए। तो फिलहाल नेशन नेट 9 में अभी के लिए इतना ही। इसमें हर राज्य से जुड़ी अहम खबर आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की, साथ ही साथ वो तमाम बड़ी खबरें जो देश की सियासत पर, राजनीति पर हलचल पैदा कर सकती है, उससे भी आपको हमने रूबरू कराया। फिलहाल नेशन नेट 9 में अभी के लिए इतना ही। मुझे चारों को आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।